ओके। वेलकम टू मैकेनिक्स IIT जैम 2025 की ये सीरीज़ के अंदर। और आज का ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8 है। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। और पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी थी। किससे रिलेटेड थी वो? सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स से। और अ लिटिल बिट जो अपन ने पहले पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इन सब से रिलेटेड सवाल किए थे। तो अभी तक जो अपना टॉपिक हो चुका है, रीसेंट टॉपिक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन आपका कराऊं, सो दैट इज सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। उसके साथ ही अपन ने कुछ कंस्टेंट मोशन के सवाल किए थे, पुली वाला, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। सो इसी के बेसिस के ऊपर फिर अपन ने और भी प्रॉब्लम्स ट्राई किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी भी बची हुई है। तो अभी जैसे ही अपन आज का लेक्चर कंप्लीट करने वाले होंगे तो उस टाइम पे थोड़े कुछ सवाल अपन वहाँ के भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ HW दिया था, होमवर्क। सो दीज आर द सम ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी आसान है, मतलब आसान तो नहीं कर सकते जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हो। और ये वाला सवाल और आई गेस ये वाला सवाल, ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी भेजा है। ठीक है। किसी ने ट्राई किया है क्या? ये ट्राई किया है तो प्लीज़ सॉल्यूशन भेजना उसके अंदर। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इनमें से किसी एक सवाल को डिस्कस करूंगा, दूसरा अभी भी आपके लिए एक एज अ प्रॉब्लम ही रखूंगा। ठीक है। और HW में मैं क्या दिया था? ये वाला सवाल दिया था। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्या सवाल है सर? ए 2 kg ब्लॉक इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0.2। मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.2। व्हाट मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक विदाउट मूविंग इट। तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, बट वर्टिकली नहीं, एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो होगा क्या? इस एफ के दो कंपोनेंट हो रहे होंगे। एक कंपोनेंट क्या? एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज एफ cos 45, एंड एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज एफ sin 45। और मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है m इक्वल्स टू 2 kg। सो अगर आप इस ब्लॉक को एनालाइज करो, तो अगर मैं ब्लॉक का FBD बनाऊं, सो दिस इज आवर ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे। पहला फोर्स F/√2, ठीक है। दूसरा फोर्स F/√2, बस दैट्स इट? नहीं, एक और फोर्स लग रहा होगा, दैट इज द वेट। इस ब्लॉक का वेट भी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना? mg, यानी 20 न्यूटन। अब ये सरफेस क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, कांटेक्ट फोर्स। दैट कांटेक्ट फोर्स वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये n है, या फिर n ना मान के इसको r मान लेते हैं। सो दैट इज अवर अपवर्ड फोर्स। सारे फोर्सेस बन गए। अब होना क्या है? इसको हमें मूव नहीं कराना है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना? 0। तो जब अपन फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें राइट हैंड साइड के ऊपर एक्सेलरेशन कितना करना है अपने को? 0 करना है। चलिए अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे अपन? फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। क्या किसी को ध्यान में आया? यहाँ पे सरफेस कैसी है? फ्रिक्शन वाली है। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा? फ्रिक्शन भी एक फोर्स लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी टेंडेंसी क्या? राइट हैंड डायरेक्शन में जाने की। बट ये फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं, तू राइट हैंड डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? मैं तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स F स्टेटिक। और F स्टेटिक क्या होता है? F स्टेटिक इज म्यू टाइम्स R। और R क्या है मेरा? R इज ए कॉन्टेक्ट नॉर्मल फोर्स। तो यहां से आप बताइए वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपके पास फोर्स इक्वेशन क्या होगी? R इक्वल्स टू F/√2 प्लस 20 न्यूटन, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू F/√2। सो एफ एस इज इक्वल्स टू F/√2। वैल्यूज पुट करें, सो म्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है? F/√2 प्लस 20 इक्वल्स टू F/√2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां से आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई 0.2, F/√2
प्लस 20 इक्वल्स टू f/√2। तो ये कट गया 5 टाइम्स, 5 इधर गया तो 5f/√2, 5f/√2। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4f/√2 इक्वल्स टू 20, 4 5, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 5√2। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन अप्लाई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ताकि आपका ब्लॉक क्या करे, मूव ना करे। सो F इक्वल्स टू 5/5√2 इज योर आंसर। कोई मैच कर रहा है क्या? चलिए, अब क्या है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। क्या सर? थॉट क्या है, अगर आपने 5√2 लगाया, 5√2 तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बट जैसे ही 5√2 से आगे गया तो होगा क्या, ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 5√2 इज अ लिमिट, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 5√2 कितना होता है अप्रोक्स, √2 की वैल्यू होती है 1.414, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 0, 5 और 2 7, तो 7.070, दिस इज द लिमिट फॉर अस। तो इससे कम होगा तो चलेगा बट इससे ज्यादा हुआ तो नहीं चलेगा। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको आंसर ना दे, उस केस में आपको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। चलिए जी, स्टार्ट करें अब। और कोई सवाल दिया था आपको? ये हो चुका था। ये HW दिया था क्या मैंने? ये हो गया होगा ना, या डिस्कस करें? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इट इज रील्ड इनटू ए वर्टिकल सर्कल इन फील्ड E as shown in the figure. What is the speed given to a particle at the point B so that the tension in the string when the particle is at A is 10 times the weight of the particle? तो पहली चीज, मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो मास कितना है इसका m, और इसके ऊपर चार्ज है q, और इसको l लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है, एंड इट इज रील्ड इन द वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है, और फील्ड क्या लगा रखा है E एज शॉन इन द फिगर, और ग्रेविटी भी है इसके अंदर है ना, G भी है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल एट अ पॉइंट B सो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट A, यहाँ पे जब होगा तब टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, और जब B पर है तो उस केस में टेंशन कितना है एट द पॉइंट B सो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट A। तो टेंशन एट A पहले फाइंड आउट करते हैं। सो A पे टेंशन कितना होगा, लेट्स सी। सो दिस इज आवर वर्टिकल सर्कल, और यहां पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। इस ऑब्जेक्ट पे बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर QE। ठीक है, नीचे कितना लग रहा होगा mg, और यहां पे टेंशन T लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे कुछ स्पीड होगी इसकी VA। ठीक है सर, तो टेंशन, सो दैट द टेंशन इज द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट A, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, टेंशन प्रोवाइड करा रहा होगा, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टेंशन T इक्वल्स टू mg, वेट अ सेकेंड, टेंशन T प्लस QE माइनस mg इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन में l। दिस इज आवर इक्वेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेंशन प्रोवाइड करा रहा है, ये QE प्रोवाइड करा रहा है, और mg प्रोवाइड करा रहा है, राइट। चलिए, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल एट पॉइंट बी, इस पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड दी जाए सो दैट टेंशन इज द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट ए इज 10 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो ए के ऊपर जो टेंशन है, सो दैट द पार्टिकल इज एट TA इज इक्वल्स टू
EA is 10 times the weight of the particle, 10 times of mg। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ mg प्लस QE माइनस mg इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन में l। यहाँ से 9 mg प्लस QE इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन में l। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल एट पॉइंट बी, यहां पे कितनी स्पीड दे। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब आपने यहां पे नीचे बॉटम पॉइंट के ऊपर इसको ए स्पीड दी, तो ए स्पीड दूंगा तो यहां से ये यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अब यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये कैलकुलेट करते हैं, तो होगा क्या, यहां पे इसकी एनर्जी और यहां पे इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है, अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mva स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0। टॉप पॉइंट के ऊपर कितनी डिस्टेंस चला 2l, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी mg इंटू 2l प्लस हाफ mvb स्क्वायर। राइट, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो कितनी आ रही है, हाफ mva स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर। सो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ यहाँ से, 9/2 mgl प्लस QEL, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से ये बचेगा अपने पास 5/2 mgl प्लस QEL बाई 2 इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर। दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गए दोनों साइड से, इधर बचा अपने पास 5 mgl और यहाँ पे क्या बचा QEL इक्वल्स टू mvb स्क्वायर। तो vb की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5gl प्लस QEL बाई, राइट। ये है कब, जब आपने इसको फेंक के ऊपर भेज दिया, ठीक है, और आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल एट पॉइंट बी, बी के ऊपर आपको स्पीड पूछी है, तो बी के ऊपर स्पीड कितनी हो जाएगी, व्हाट वुड बी द स्पीड एट बी। सो यहां से आप एल कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा 5g प्लस QE बाई m ब्रैकेट L 1/2 VB। सो दिस इज द स्पीड कि यहां पे इसको ऊपर पहुंचाना है। नहीं, अब ये यहां पे पहुंच चुका है, इन दैट केस नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा QE और नीचे की तरफ लग रहा होगा टेंशन। अब इसको यहाँ पे बनाए रखना है तो इसके लिए इसको यहाँ पे एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी VB, एंड दैट वेलोसिटी शुड बी कि वो इसके टेंशन को कंपेंसेट करती रहे। तो इसके अंदर इसको अगर अपने को तना हुआ रखना है, इसका मतलब क्या है mg प्लस QE T प्लस mg QE, ओके, T प्लस mg इक्वल्स टू QE, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो मेरा टेंशन है वो 0 ना हो, तो उसके लिए दिस टेंशन इक्वल्स टू QE माइनस mg इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर अपॉन में l। यहाँ से vb की वैल्यू मेरे पास आ गई है QEL बाई m माइनस mg
एल, राइट, ठीक है। तो ये एडिशनल एक्सेलरेशन मेरे को इसको देना पड़ेगा। डन, ओके। What is the speed given to a particle at a point B so that the tension in the string when the particle is at A is 10 times the weight of the particle, 10 times of the weight of the particle। हाँ तो ये तो हो ही चुका है ना अपना, ये हो गया ना यार, क्यों फालतू में दिमाग लगाना। दिस इज योर आंसर, ये हो तो चुका है। 5G प्लस क्यू ई बाई एम इंटू एल, ये ब्रेकेट यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए 5G प्लस क्यू ई बाई एम इंटू एल, दिस इज योर आंसर। क्या फालतू में दिमाग लगाने को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हो गया, ये भी हो गया। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ किसी से? एक बार ट्राई कीजिएगा इसको भी, एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। चलिए हम आज अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बाकी ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जैसे अपने को टाइम बचेगा तो अपन उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास आप वैसे भी पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं सीधा आपको छोटा सा रिवीजन कराऊंगा और फिर अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज दे रखी है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज और m1, दिस इज और m2। m1 की पोजीशन वेक्टर क्या है आपके लिए, r1 वेक्टर, और दूसरे के लिए r2 वेक्टर। तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखेंगे, आर सेंटर ऑफ मास वुड बी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज फॉर द टू बॉडीज। बट क्या हमेशा मेरा सिस्टम के अंदर दो ही बॉडीज रहेगी? नहीं, कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास n पार्टिकल का सिस्टम है, सो फॉर n पार्टिकल्स तो हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट मास हो सकता है। सो m1 m2 m3 एंड डेट डेट डेश लास्ट है mn, और इनकी पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सो आर सेंटर ऑफ मास वुड बी सेम एज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, सो ऑन सारों का एडअप करेंगे mn rn तक, और डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ द सिस्टम, सो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। ठीक है, सो ये हो जाएगा n पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट मतलब आपके पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, दिस इज फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअस हो, जैसे यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट बोल्स है, अब इन बोल को मिला के मैंने एक बड़ी बोल बना दी, तो वहां पे मेरा जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी कंटिन्यूअस। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, RCOM, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm, या फिर RDM भी कर सकते हो, RDM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो वहां पे समेशन आता है जब डिस्क्रीट होता है तो, और इंटीग्रेशन आता है जब कंटिन्यूअस होता है तो। क्लियर? चलिए चलिए फिर अब एक सवाल करते हैं और उससे चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास, दो ब्लॉक दे रखे हैं m1 और m2। m1 का मास है 2 kg, m2 का मास है 4 kg। देन लोकेट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। m1 से आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, तो आप क्या करोगे, इसको आपने ओरिजिन माना, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन XCOM इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्या यही लगाओगे? तो यहां से m1 कितना, 2 kg, 2 kg की इस पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है m1, इस पोजीशन से, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, इस पोजीशन से m1 की डिस्टेंस कितनी, 0 सर, ये तो यहीं पे बैठा है। m2 कितना, 4 kg, 4 kg ब्लॉक की इस पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है, l, डिवाइडेड बाय किसके, 2 प्लस 4, यानी 4l/6 या फिर 2l/3। सो XCOM मतलब
सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 2L/3। आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड, दिस इज द कंटिन्यूस सिस्टम। अब कंटिन्यूस सिस्टम के अंदर भी क्या है, दो केसेस हो सकते हैं। या तो आपका सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, या दूसरा क्या केस हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो। तो मैंने दोनों केस लिए, केस ए जिसके अंदर रोड में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और केस बी जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे लेमडा इज ओवर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दिस इज ओवर लेमडा फॉर द यूनिफॉर्म, क्या लेमडा इक्वल्स टू m/l, दैट इज कांस्टेंट। बट इस केस के अंदर लेमडा कितना है आपका, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे, राइट हैंड डायरेक्शन में बढ़ोगे, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी वुड बी इंक्रीज। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, आपने वो बेसबॉल वाला बैट देखा है। बेसबॉल वाला बैट क्या होता है, यहां से पतला होता है और आगे जाता है तो मोटा होता जाता है। तो सेम यहां पे डेंसिटी कम, आगे जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो सेम सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पे अपन दोनों केस के लिए सेंटर ऑफ मास में क्या शिफ्ट आता है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म रोड। तो उससे पहले मैं इसको करने का तरीका आपको समझा देता हूं। क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, पहले अपन को अपना ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज आवर ओरिजिन। अब एक्सियोम अगर निकालना है तो एक्सियोम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम क्या चीज है यहां पे, डीएम इज ए स्मॉल मास सेक्शन। तो मैंने मान लीजिए यहां पे एक्स डिस्टेंस पे जाके एक सेक्शन लिया, दैट इज, जिसका मास कितना है, डीएम है। तो दैट इज डीएम मास सेक्शन। अब सर इस डीएम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो एल लेंथ के सेक्शन का मास है एम, तो यूनिट लेंथ के सेक्शन का मास क्या होगा, m/l। तो dx सेक्शन का मास का, ds सेक्शन की लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। और m/l क्या है, लेमडा। इसका मतलब अगर मैं dm निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी को उस सेक्शन की लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से मेरा dm आ जाएगा। सेम केस अपन नॉन यूनिफॉर्म में भी करेंगे, इसके लिए भी dm क्या होगा, लेमडा इंटू dx, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई, फिर इंटीग्रेट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म रोड से। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का सेक्शन लिया, और इस dx लेंथ सेक्शन का मास कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स dx। और लेमडा क्या है मेरा, m/l dx। सो x इंटू मास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो अगर इन सबको एडअप करूंगा तो मेरा मास कितना आएगा, m ही आएगा। सो यहां से मैं क्या लिखूंगा, m/l इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहां मैं क्या लिखूंगा, m/l x इंटू डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक, 0 से l तक। तो जब आपने इंटीग्रेट किया ऊपर वाले पार्ट को, सो m/l x का क्या होगा, x² 2, 0 टू l, और नीचे वाले का क्या होगा, m/l x, और x की लिमिट कहां से, 0 से l तक। वैल्यूज पुट करें तो कितना आएगा, l² 2, m/l से m/l कैंसिल, l² 2 और l कितना आ गया, l/2। और ये तो नॉर्मल भी है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बैलेंस करोगे आप। तो लेट्स से इस पेन को कंसिडर करो, दिस इज योर पेन, यूनिफॉर्म रोड। आप क्या करोगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दोनों साइड से पकड़ा, इधर से सेक्शन से पास लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट बैलेंसिंग पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब इस बैलेंसिंग पॉइंट की पोजीशन अगर आप देख के भी बताना चाहो तो कहाँ आनी चाहिए, सेंटर पे आनी चाहिए। बट ये कब आएगी, जब ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, तो l/2 पे आनी चाहिए, और अपना आंसर भी l/2 ही आ रहा है। नाउ अगर मान लीजिए कि ये आगे से मोटा है और आगे पीछे से पतला है, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास कहाँ जाना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए हाइयर डेंसिटी की तरफ। देखते हैं हम यहाँ पे अब अपना सेंटर ऑफ मास किधर आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो dm वुड बी लेमडा dx, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, m/l x², इज इट लेमडा नॉट बाई l² x²।
lambda naught by L square x square into dx. तो दिस इज योर dm. तो यहां से अगर आप xcom निकालोगे तो xcom कितना होगा आपके पास, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा. xcom का फॉर्मूला कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm. सो जब आपने वैल्यूज पुट करी तो लेमडा नॉट बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब dx, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx. लिमिट्स पुट करी, एक्स क्यूब की लिमिट, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आप इनको काट दीजिए, लेमडा नॉट एल स्क्वायर लेमडा नॉट एल स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 से एल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से एल. सो आंसर कितना आ गया, 3l बाई 4. तो यू कैन सी ये ग्रेटर देन है l बाई 2 से, और ये हम सोच के भी बता सकते हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर की तरफ हाइयर है तो इसका मतलब शिफ्ट किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ 3l बाई 4 आएगा. सो इंटेलेक्चुअली भी अपन बता सकते हैं और बाकी मैथमेटिक्स के थ्रू तो आता ही है आंसर. ठीक है, सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रोड कंसेप्ट समझ में आ गया. चलिए अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक की, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो अभी तक अपन सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा पूरा सिस्टम रुका हुआ था. नाउ सपोज कि पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या वो भी मूव कर रहा होगा, तो उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिंपली जैसा हमारा पोजीशन का फॉर्मूला है उसी का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, मास अगर कांस्टेंट है इन दैट केस आर डॉट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई डॉट अपॉन में समेशन ऑफ एम आई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन में समेशन ऑफ एम आई. सिंपल. अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सिंपल इसी तरीके से एम आई ए आई अपॉन में समेशन ऑफ एम आई. राइट. चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बारे में. तो देखो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन जिसके ऊपर आप करते हो सिस्टम के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं, या तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की वजह से फोर्सेस लगेंगे, एक्सटर्नल लोगों की वजह से फोर्सेस लगेंगे, या फिर उसके अंदर के फोर्सेस हैं उनकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा. तो इसको एक आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल होते हैं और कौन से फोर्सेस इंटरनल होते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपके पास एक गाड़ी है जो कि एक इंक्लाइंड वेज प्लेन के ऊपर रखी हुई है, नीचे की तरफ एक स्प्रिंग है और बस दैट्स इट. तो होगा क्या, ये मेरा जिसके ऊपर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, जिसके लिए मैं फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज नोन एज माई सिस्टम. दिस इज माई सिस्टम. तो इस सिस्टम को देख के बताइए कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे. तो आप क्या देखोगे, इस ब्लॉक के ऊपर देखा जाए तो दिस सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, प्लस जैसे ये नीचे जाएगा और स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो एक स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा. तीसरा, क्योंकि ये वेज प्लेन के ऊपर है तो यहां पे ये कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा होगा एन. तो एन एक कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा होगा. तो तीन टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, और ये तीनों टाइप के फोर्सेस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की वजह से लग रहे हैं, एक्सटर्नल फिनोमिनास की वजह से लग रहे हैं. तो यहां पे ग्रेविटी लगा रही है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ये वाला स्प्रिंग, और कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है ये वाला वेज. तो तीनों चीजें क्या है, एक्सटर्नली इसके ऊपर इंपोज हो रही है. दैट्स व्हाई दीज फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेज. तो कौन कौन से, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स. तो अगर मैं आपसे वेक्टर सम पूछूं इन तीनों फोर्सेस का तो वो क्या होगा, एफ ग्रेविटेशनल, एफ एक्सक्यूज मी, एफ स्प्रिंग एंड एफ कॉन्टेक्ट फोर्स. तो दिस इज और एक्सटर्नल फोर्स का समेशन. ओके, अब सर यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी कोई है क्या, नहीं. अगर इस बग्गी को मैं सिर्फ अपना सिस्टम मानूं
तो यहाँ पे किसी भी टाइप का इंटरनल फोर्सेस काम नहीं कर रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस स्प्रिंग को और इस कार्ड को, इन दोनों को एज ए सिस्टम मानता हूँ। तो होगा क्या, ये स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये कार्ड इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है, दोनों इंटरेक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगाएंगे, फोर्सेस लगाएंगे। तो दीज फोर्सेस आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस। सो इन इंटरनल फोर्सेस का अगर मैं समेशन देखूं, तो ये अगर मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने मेरी कार्ट को भी ले लिया है और मेरे स्प्रिंग सिस्टम को भी ले लिया, तो होगा क्या, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एफ स्प्रिंग, और ये कार्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी एफ स्प्रिंग। अगर दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो वेक्टर सम कितना आएगा, 0। इसका मतलब एफ इंटरनल क्या होता है, 0 होता है। अगर आपने उसको सिस्टम में कंसिडर कर भी लिया, दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एफ इंटरनल कितना होगा, 0। इसका मतलब अगर मैं सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे पास दो टाइप के फोर्स होंगे, दैट वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल। और इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से 0 हो जाता है, क्योंकि वो अपोजिट एंड इक्वल अमाउंट के अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई एफ सिस्टम हमेशा हमारे पास क्या होगा, एम सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन ही होगा। तो दैट्स व्हाई एफ सिस्टम किसके बराबर है, एम सिस्टम और ए सेंटर ऑफ मास के बराबर है। अब इससे रिलेटेड एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछता हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक बेसबॉल का बैट है, ठीक है। अब इस बेसबॉल के बैट के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इसके टॉप एंड के ऊपर, दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास, और तीसरा जहां से इस हत्थे को अपन पकड़ते हैं उस पॉइंट के ऊपर। सवाल आपके लिए ये है कि अगर तीनों पॉइंट के ऊपर मैं 3 बार सेम फोर्स अप्लाई करता हूं, और इसको अपने क्या रखा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो ये टेबल है, टेबल फ्रिक्शनलेस है बिल्कुल। इसके ऊपर आपने इस बेसबॉल के बैट को रखा है और तीनों पॉइंट के ऊपर 3 बार अलग अलग केसेस है फोर्स लगाना स्टार्ट किया है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि तीनों केस के अंदर will the acceleration of center mass be greater than, equal to or less than if you push the bat with the same force at 1 2 3। तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया, तीनों केस के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या चेंज होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा कि एफ सिस्टम इज इक्वल्स टू एम सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखूँ इसके लिए, तो सिस्टम के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ, एफ इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, एफ बाई एम। यहाँ से भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, एफ बाई एम। और यहाँ से भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, एफ बाई एम। बट मैं तीनों पोजीशन पे फोर्स लगाऊं तो तीनों का मोशन थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, मोशन का डिफरेंस आ रहा है। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन तीनों के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ मास का एफ बाई एम ही है। बट अगर मैंने फोर्स एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाया तो उस केस में ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा। बट अगर किसी भी दूसरे पॉइंट पे लगाया तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन चलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और यहाँ पर क्या, सिर्फ ट्रांसलेशन। क्या बात समझ में आई? और दोनों तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। डन। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 हो जाए, इन दैट केस आपका पास एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, 0। दैट मीन्स मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यही है, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर समेशन सम बाय 0। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है किसी सिस्टम के ऊपर, इन दैट केस आपके सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल वाला मोमेंटम, पी इनिशियल वुड बी पी फाइनल।
तो अगर अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम में बोले तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल एंड सो ऑन, और फाइनल के अंदर क्या होगा m1 v1 फाइनल m2 v2 फाइनल, और इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड है प्रॉब्लम्स अपने पास, तो उन बात करेंगे उनके ऊपर। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन की। तो देखो होगा क्या, लेट्स से अपने पास एक प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर m मास का सिस्टम है आपके पास, m मास का एक बॉल है, इसको या फिर बॉम्ब बोल सकते हो कि दिस इज ओवर बॉम्ब। ये बॉम्ब क्या होता है, रेस्ट पे इनिशियली। अब क्या हुआ, किसी इंटरनल इंटरेक्शन, जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या हुआ, स्पार्क हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई, इसकी वजह से ये एक्सप्लोड हुआ। और एक्सप्लोड होके क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट हुआ। एक का मास था 2m/3, एक का मास था m/3। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक डिस्टेंस पे जाके वो दोनों रुक गए। ठीक है, एट टी टाइम्स, आफ्टर ए टी टाइम्स दोनों दोनों जो सेक्शंस है वो रुक गए। आपसे पूछा है कि ये किस डिस्टेंस के ऊपर जाके रुकेंगे। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया है तो x1, इस डायरेक्शन में गया है तो x2 डिस्टेंस के ऊपर रुका है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज l, टोटल डिस्टेंस l। सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l। तो होगा क्या, इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम को कंसिडर करूंगा तो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 0, F इंटरनल कितना हो गया 0। इसका मतलब मोमेंटम के अंदर भी चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम वुड बी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना 0, फाइनल मोमेंटम कितना m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब टी टाइम के ऊपर जाके ये दोनों रुक जाते हैं, तो ये भी टी टाइम पे रुकेगा, ये भी टी टाइम पे रुकेगा। तो v1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x1 अपॉन में t1, और v2 को क्या लिख सकता हूं, x2 अपॉन में t2। और t1 और t2 सेम है, कट गए, तो m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। इसका मतलब अगर आपसे पूछूं मैं कि ये यहां से कितना दूरी पे गया होगा और ये यहां से कितना दूरी पे गया होगा, तो m1 की वैल्यू रखी 2m/3 x1 और m2 की वैल्यू रखी m/3 x2। तो यहां से x2 आपके पास कितना आ गया 2x1। दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास x1 आ जाएगा l/3 और x2 आ जाएगा 2l/3। तो जो हल्का मास है वो ज्यादा डिस्टेंस तक कवर किया और भारी मास है वो कम डिस्टेंस कवर किया। राइट, अब चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। दिस वाज स्टार्टर। मेन कोर्स में क्या सवाल है सर आपके लिए कि आपको क्या किया, एक बॉल है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कराया है। तो पूरा सवाल पढ़ते हैं एक बार ताकि आपको भी क्लैरिटी आए। एन प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m explodes एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। कहाँ, एट टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आपका ये मास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसका टॉप पॉइंट क्या होगा, ये इस टॉप पॉइंट के ऊपर ये क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्च एंड द एक्सप्लोजन इज x। मतलब ये जो पोजीशन है जहां पे वो टॉप पॉइंट के ऊपर एक्सप्लोड करता है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x, दिस इज x। बहुत अच्छा सर। द प्रोजेक्टाइल ब्रेक अपार्ट हॉरिजॉन्टली, वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। इफ लार्जर पार्ट हैज अ 3 टाइम्स द स्मॉलर मास, मतलब एफ एम बिगर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m स्मॉलर। इस लाइन से ये समझ में आता है। देन हाउ फार द लार्जर एंड स्मॉलर मास विल बी फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा है कि स्मॉलर और बिगर मास इस लॉन्चिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके गिरे होंगे। नोट के अंदर क्या है कि स्मॉलर मास जो है वो किसी न किसी तरीके से वापस अपने लॉन्च पॉइंट पे आ जाता है। जब यहाँ पे एक्सप्लोड होगा तो छोटा वाला जो ब्लॉक है वो वापस अपने लॉन्चिंग पॉइंट के ऊपर आ जाता है, लॉन्चिंग साइट के ऊपर आ जाता है। बट बिगर वाला कहीं और जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि बिगर वाला जो ऑब्जेक्ट, बिगर वाला जो मास सिस्टम है वो आपका कितनी डिस्टेंस के ऊपर जाके गिरा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। सो हाउ फार द लार्जर एंड स्मॉलर मास विल बी फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट। तो स्मॉलर मास तो कहाँ है, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि स्मॉलर मास जो है वो वहीं पे आके गिर रहा है, बट लार्जर मास कहाँ गिरेगा ये आपके लिए सवाल है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है। जो भी फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है एक्सप्लोजन वाले, जिनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब P इनिशियल वुड बी इक्वल टू P फाइनल।
इनिशियल के अंदर मोमेंटम कितना इस पोजीशन पे देखे तो mv, फाइनल के अंदर मोमेंटम कितना माइनस m1v1 प्लस m2v2, राइट। और गिवन क्या है अपने को गिवन है कि ये मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m1। वैल्यू पुट करें mv इक्वल्स टू माइनस m1v1 प्लस 3m1v2। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि दोनों मासेस को मिलाऊंगा तो मेरा कंप्लीट मास बनेगा, उसका वैल्यू कितना है m, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास m1 की वैल्यू आएगी कितनी m/4 और m2 की वैल्यू कितनी आएगी 3m/4। ये वैल्यूज पुट करी तो यहाँ से आपके पास आंसर आया v बराबर माइनस v1/4 प्लस 3v1/4, नहीं v2/4 ये है। हाँ m1 की वैल्यू m/4 पुट करी, m से m कैंसिल हो गया तो v1 इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 3v2 माइनस v1, 3v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 4v। ये तो सर लिख लिया। अब आती है बात थोड़ी सी लॉजिक की। अब जो मैं बोलूँ वो सुनिए जाएगा। तो होगा क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से आपने दो ब्लॉक को फेंका, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ फेंका, क्या वो दोनों ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टली फेंका है तो क्या वो दोनों ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम के ऊपर गिरेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो देखो जब अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। टी इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से नीचे आने के अंदर टाइम कितना लगेगा 2h/g। टी इक्वल्स टू क्या होगा 2h/g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये कैसे आया सर, देखो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। आपने जो भी वेलोसिटी दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपका जीरो। ये एस वाई कितनी हाइट h, क्योंकि यहां से यहां आना है, तो h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी g इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2h/g। तो अगर ये ब्लॉक भी अगर मैं डालूंगा नीचे तो यहां से यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा 2h/g, इस ब्लॉक को भी कितना लगेगा 2h/g और इस ब्लॉक को भी कितना लगेगा 2h/g। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं v2 की वैल्यू 3v2, v2 मतलब x2 डिवाइडेड बाई टी माइनस v1 को x1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 4v इंटू एक्स अपॉन में टी, ठीक है। टी 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 कैंसिल हो गए तो यहां से 4x किसके बराबर आ गया मेरे पास 3x2 माइनस x1 के। डन है। अब हो क्या रहा है कि ये जो x1 है, x1 क्या है, x1 इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाई m1 ब्लॉक। तो ये यहां से यहां तक गया तो ये डिस्टेंस तो क्या होगी x के बराबर ही होगी, क्योंकि आपको नोट के अंदर सवाल में दे रखा है इफ स्मॉलर मास रिटर्न्स टू लॉन्चिंग पॉइंट। तो लॉन्चिंग पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी x, तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x1 की वैल्यू पुट करी 3x2 माइनस एक्स, एक्स उधर गया तो कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 3x2। इसका मतलब x2 कितना आ गया 5x/3। दिस x2 डिस्टेंस इज फ्रॉम वेयर, ये x2 डिस्टेंस कहां से मेजर करी है अपन ने, इस पॉइंट से। ये यहां से गिरा कितने डिस्टेंस के ऊपर 5x/3 डिस्टेंस के ऊपर। तो लॉन्चिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 5x/3 प्लस x। सो डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट इज इक्वल टू 5x/3 प्लस x, यानी 8x/3। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको कह सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार फिर से देखिए, मैं एक बार वापस से इसको रिवाइज कराता हूं।
देखिए क्या सवाल है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास m है, ये एक्सप्लोड होता है एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो अगर टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक्सप्लोड हो रहा है तो होगा किसमें, दो सेक्शन में, दो सेक्शन के मास क्या दे रखे हैं कि बिगर मास जो है वो स्मॉलर मास का 3 गुना है। ठीक है सर, ये भी बोला गया है कि स्मॉलर मास जो है वो प्रोजेक्टाइल करके वापस लॉन्चिंग साइट के ऊपर ही आ जाता है। तो ये पहला केस लॉन्चिंग साइट के ऊपर आ जा रहा है, तो होगा क्या, अपन इसको करेंगे कैसे सर। तो देखो एनालॉजी क्या लगाई मैंने सोचा कि अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस, टोटल इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे सिस्टम के ऊपर, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि मैं काम किस में कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। अगर वहां पे कोई काम नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इन 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 डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, इक्वल होगा। वर्टिकल में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वर्टिकल में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा है, तो मैं वहां पे काम करूंगा। ठीक है सर, थॉट समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर किया। तो मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब ये टूटा नहीं था, इस केस में mv इसका एक मोमेंटम था। ठीक है सर, दूसरे केस में जब वो एक्सप्लोड हो गया तो एक जा रहा होगा v1 वेलोसिटी के साथ, एक जा रहा होगा v2 वेलोसिटी के साथ। तो m1 v1 इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले लिया, इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लिया, तो माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। डन, यहां से मोमेंटम से इक्वेशन आई और इक्वेशन से हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन आया, दैट इज इक्वल टू mv माइनस m1 v1 प्लस 3m1 v2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब क्या करेंगे अपन, क्योंकि मेरे पास मासेस के अंदर रिलेशन दे रखा है सर कि जो बिगर मास है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर मास, तो यहां से मैंने m1 m2 की वैल्यू निकाली इन द फॉर्मेट ऑफ m। तो m1 निकल के आया m/4, m2 निकल के आया 3m/4। इनकी वैल्यू पुट करी तो अपनी फाइनल जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसी बनी। ठीक है, अब क्या करें सर, अब आता है कैच ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्या सोचना है थोड़ा सा कि सर अगर मैंने अपने ब्लॉक को किसी भी वेलोसिटी के साथ फेंका हॉरिजॉन्टल के अंदर तो होगा क्या, इसके नीचे आने में टाइम, इस वाले के नीचे आने वाले में टाइम और इस वाले के नीचे आने वाले में टाइम, तीनों में टाइम सेम होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है दैट इज 0। तो होगा क्या, जब मैंने एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इक्वेशन लगाई, तो एस वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस तीनों को कितनी कवर करनी है, एच ही करनी है, बट तीनों के पास ही क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट सबके लिए 0, एस वाई मतलब एच, हाफ ए वाई कितना जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ गई 2h/g। तो इसको भी, इस ब्लॉक को अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो भी इसको टाइम कितना लगने वाला था, √2h/g। अगर ये एक्सप्लोड हो गए तो इसको भी कितना टाइम लगेगा, 2h/g, और इसको भी कितना टाइम लगेगा, 2h/g। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वेलोसिटी दे विल कवर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस, बट टाइम सबको क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, v2 को लिख दिया x2 अपॉन में t, v1 को लिख दिया x1 अपॉन में t और v को लिख दिया x अपॉन में t, लिख दिया। तो यहां से अपने पास क्या क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, x1 x2 और x के अंदर रिलेशन आ गया। फिर हमने क्या किया, यहां से x2 की वैल्यू निकली, मतलब यहां से यहां तक की पोजीशन आ गई, मुझे कहां से निकाली, लॉन्चिंग साइड से, तो इसमें x और ऐड कर दूंगा तो टोटल कितना हो गया, 8x/3। डन, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल दे रखा है, ए सिलेंड्रिकल रॉड of length L has a mass density distribution given by rho x is equal to rho naught 1 plus x upon m, and x is a measured from one end of the rod and rho naught is the constant appropriate dimension, the center of mass of the rod is। तो इसको आप कर सकते हो आराम से, इसको आप उसी तरीके से कर सकते हो जैसे अपन ने नॉन यूनिफॉर्म वाला केस किया था। क्या सर, XCOM would be इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू पुट करी, dm की वैल्यू क्या होगी, रो x इंटू डी एक्स, सो रो नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन में l इंटू डी एक्स इंटीग्रेट अपॉन में रो नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन में l इंटू डी एक्स। तो रो नॉट से रो नॉट कैंसिल हो गया, x अंदर मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेट किया कितना आया, x² 2 x³ 3l, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l, डिवाइडेड बाई x प्लस x²/2l, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l। तो वैल्यूज पुट करी तो कितने आया सर, l² 2 प्लस l² 3 और डिवाइडेड बाई किसके, l प्लस
L/2। तो ये कितना हो गया, लगभग 5/6, और नीचे कितना हो गया 3/2, और ऊपर L, तो 2 3 6, तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ गया आई गेस 5/9 L आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन है। सेम जैसे नॉन यूनिफॉर्म वाला केस किया था उसी तरीके से सवाल है। चलिए, ये सवाल क्या बोल रहा है, ए होमोजीनियस सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r 3 मीटर इज शॉन इन द फिगर। कहाँ है फिगर, कहाँ है? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट फ्रॉम द पॉइंट ओ इज। चलिए, तो बनाना पड़ेगा। तो ये आपके पास सेमी सर्कुलर पूरी सर्कुलर डिस्क है। हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपकी सेमी सर्कुलर प्लेट है। इस सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये अगर आपका पॉइंट ओ है, आर डिस्टेंस की आपकी सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो? तो देखो, एक होमवर्क मैं आपको दूंगा और डिस्क वाला मैं निकाल के दे रहा हूँ। तो देखो, अगर आपके पास आर रेडियस की, ये तो पैराबोला बन जाता है हमेशा ही, अगर आपके पास आर रेडियस की एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज 2r/पाई। ओ से 2r/पाई डिस्टेंस के ऊपर होता है। ये आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। बट डिस्क के लिए क्या होता है वो मैं अभी प्रूफ करा देता हूं। तो मैंने क्या किया, इस डिस्क को छोटे छोटे सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर डिवाइड किया, और इस रिंग का जो मास है दैट इज dm, और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास है 2r/पाई। अगर ये r डिस्टेंस के ऊपर रिंग है तो इसका सेंटर मास कितना होगा 2r/पाई। तो ये आपको होमवर्क करना है, कैसे भी करके लाओ मुझे नहीं पता, बट आपको इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अगर ये सॉल्व हो गया तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, इसके लिए अगर मैं YDM निकालना चाहूँ तो YCOM इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन YDM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब यहाँ पे DM कैसे निकालेंगे सर, तो देखो πr² 2 सरफेस का मास है m, तो यूनिट सरफेस का मास कितना होगा 2m/πr²। सो ये वाले जो लूप है ये कितने का है, πr/dr सरफेस का मास कितना होगा 2m/πr² इंटू πr/dr। तो आपके लिए ये जो DM मास है वो DM कितना हो गया सर 2mr/r² dr। वैल्यूज पुट करें, जब आपने वैल्यूज पुट करी तो आपके पास क्या आया, YCOM इंटीग्रेशन r, कौन सा r, तो यहाँ पे आपका सेंटर मास कितना डिस्टेंस के ऊपर 2r/पाई पे, तो 2r/पाई। DM की वैल्यू आई अपने पास 2m/r² r dr डिवाइडेड बाई 2m/r² r dr। इज इट? यस सर। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2r² कट गया, और यहाँ से 2/पाई बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, m से m भी कट गया। ऊपर इंटीग्रेशन है r² dr का, और नीचे इंटीग्रेशन है r dr का। तो कितना आया सर, r² dr मतलब 1/3, सो 2/पाई r³/3, और नीचे कितना r²/2, तो ये कितना हो गया सर 4r/3। तो अब आप r की वैल्यू पुट करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 r की वैल्यू पुट करी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4/पाई आंसर आपका। डन है। तो ये वाला आप कीजिएगा, रिंग वाला आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। DM के सेक्शन लेने हैं और फिर निकालना है, हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके लिए। ये सवाल आप एक बार होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा, अच्छा सवाल है। एंड ये हम करा ही चुके हैं, वेरिएबल मास सिस्टम वाला, ये हो जाएगा। और ये वाला देख लेते हैं। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर d is kept on the contact with the square plate
of hd as shown in the figure. The density of the material and the thickness are the same elsewhere. The center of mass of the composite system will be. इस composite system का center of mass किधर होगा? क्या ये सर्कुलर के अंदर होगा या फिर ये स्क्वायर वाली प्लेट के अंदर होगा? ये आपसे सवाल पूछा गया। तो देखो दोनों की डेंसिटी सेम है बट दोनों का मास सेम होगा क्या? आई डोंट से। तो देखो अगर इसकी डेंसिटी भी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी भी सिग्मा है, तो इसका मास कितना होगा? सिग्मा डेंसिटी इनटू इसका एरिया कितना? पाई डी स्क्वायर। दिस इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसका मास कितना होगा? सिग्मा, अच्छा सॉरी पाई नहीं आएगा ना, इंटू डी स्क्वायर। और इसका कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई डी स्क्वायर, इसके लिए आएगा। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि मास ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ 1, m2 इज ग्रेटर देन m1। इसका मतलब क्या है कि आपका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होना चाहिए? सर्कुलर रिंग या फिर सर्कुलर डिस्क की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो इनसाइड द सर्कुलर प्लेट, राइट। चलिए सही है सब कुछ? नहीं, ये हो गई ना गलती। एरिया क्या होता है सर्कुलर रिंग का? सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है? सिग्मा इंटू पाई, डी तो डायमीटर है, डी बाई 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4। और पाई बाई 4 की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है। इसका मतलब ये वाला मास छोटा है, ठीक है। m1 इज ग्रेटर देन m2। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर होगा, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। सॉरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और ये वाला सवाल भी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट कर देंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली रिलेटिव वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और ये वाली प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका भी हाथ खुले थोड़ा सा। ओके।